भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसके पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान का संवैधानिक जो विकास था, ऐतिहासिक विकास, उसको पढ़ लिया। आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो काफी महत्वपूर्ण है और वो टॉपिक है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, उसी के बाद उसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। तो जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया था उसका इतिहास इस वीडियो के पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसमें से कुछ चीजें जैसे आपको पढ़ना है, एक ये है क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। इन दोनों मिशन के बाद भारत में एक संविधान सभा आती है। उस संविधान सभा को आज हम लोग को पढ़ना है कि जो भारतीय संविधान सभा किस प्रकार से अपना काम करती है और भारत में किस प्रकार से अपना संविधान के निर्माण करती है। अब उसके बाद जो संविधान निर्माण आएगा, उस संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसमें हम लोग को जो सबसे प्रमुख टॉपिक पढ़ने हैं वो ये है संविधान का गठन, माने जो भारतीय संविधान है इसका गठन कैसे होगा। फिर संविधान का निर्माण का समय, जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण में समय कितना लगा और किन कौन से वाचाल हुए। संविधान सभा की समितियां, बहुत सारे ऐसी समितियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है जो आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा, संविधान के स्रोत, संविधान जो भारतीय संविधान बना था उसके स्रोत क्या क्या है, इन पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर जो निर्माण की बात किया गया वो भारतीय होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण। तो अब यहाँ से बातें थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएंगी हमें और आपको पढ़ने और समझने में। अब जैसे कह रहा है कि उसके बाद है संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग आप डालिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा आप लोग, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन जो है ये अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। किस लिए आया था? ये भारतीय नेताओं से बातचीत करने, उनके साथ समझौता करने के लिए आया था। माने क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। उस समय जो भारतीय नेता होते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे समझौता करने के लिए, समझौता के बाद कुछ प्रस्ताव रखे गए। उस प्रस्ताव को अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके नोट्स भी बन जाएगी और नोट्स बना भी रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत, जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था उसके अंतर्गत भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। मतलब भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी अधिकार दिया जाएगा। अगर भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है, इसका भी अधिकार दिया जाएगा। युद्ध के पश्चात राज्य के विधानमंडलों, निम्न सदन के अनुपातिक प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया। उस सभा में जो भारतीय राजा हैं वे उनके भी अपने प्रतिनिधि होंगे। मतलब यहां पर संविधान सभा में जो बात की जा रही थी वो एक तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना थी उस घटना में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए सारा प्रावधान किया जा रहा था। मतलब ये प्रस्ताव का मूल जो अमुक बिंदु था वो यही था। दूसरा, गांधी जी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षा में कि किस व्यक्ति ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसकी संज्ञा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसे? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव। किंतु यह सफल ना हो सका। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन योजना अस्वीकार कर दिया और कहा कि मांगी थी रोटी मिला पत्थर। गांधी जी ने क्या कहा? मांगी थी रोटी मिला पत्थर। यह हमने आपको इसलिए बता दिया, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न सीधे बनते हैं, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया और लिख भी लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव था इसको कहा टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, माने जो बैंक टूट रहा हो उसके नाम आने वाले दिनों के चेक, उत्तर दिनांकित चेक कहा।
तो इस प्रकार हमने देखा कि जो क्रिप्स मिशन होता है उसे अस्वीकार कर दिया जाता है भारतीयों के द्वारा। मतलब वो सीधी सीधी से अगर हम बात कहें, एक लाइन में अगर कहना चाहें तो मिला जुला कर एक मुद्दा था, आप हमें साथ दीजिए और हम आपको आजादी देंगे। लेकिन यहाँ पर इस मिशन को स्वीकार नहीं किया जाता। अगला जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वो है आपका कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान बनने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और यहां से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और अभी जब आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे कि जो कैबिनेट मिशन 1946 था, तो जो आंतरिक कैबिनेट बना था, किसे कौन कौन सा मंत्रालय मिला, उस पर भी हम एक नजर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको भी वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या था। पहली बात तो जान लीजिएगा कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब आया? तो ये कैबिनेट मिशन भारत जब आया था तो कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत आया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक प्रश्न आपका परीक्षा में तैयार हो। इसे मंडल में 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, आपके ऊपर है। सभी लोग, जितने लोग नोट्स बना रहे हैं, वे हमारे हर एक शब्द को लिखते चलेंगे, आपकी बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगी। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एक तरह से कह सकते हैं ये अध्यक्ष भी थे। फिर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। फिर क्या थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति कौन था पता है? मिस्टर अलेक्जेंडर। कौन थे? मिस्टर अलेक्जेंडर। मिस्टर अलेक्जेंडर। ठीक है, क्या था? मिस्टर अलेक्जेंडर। ठीक, देख लीजिए क्या बात है, मिस्टर अलेक्जेंडर। अब यहां पर आपके सामने आता है कि मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ये मिशन के मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। ध्यान से लिखते चलिएगा, ये मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। अगर ये पूछा जाए, अगर ये पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन 1946 के, तो इसके लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो थे, यह इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन विभिन्न राजनीतिक दलों से बात किया और निम्नलिखित सुझाव देते हैं। तो हेडिंग बनेगा कि कैबिनेट मिशन ने विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद निम्नलिखित सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए? आप चाहे तो लिख लीजिएगा, आपकी नोट बढ़िया बन जाएगी। भारत में एक संघ राज्य की स्थापना कीजिए। भारत में एक संघ राज्य की स्थापना कीजिए जिसमें देशी राज्यों के राजा भी सम्मिलित हो। विदेश वार्ता, रक्षा, यातायात उनकी हाथों में सौंप दिया जाए। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर देना चाहिए। प्रस्ताव किसका था? कैबिनेट मिशन 1946 का। सांप्रदायिक प्रश्न उस संप्रदाय के सदस्यों द्वारा ही निर्धारित किया जाए। जो सांप्रदायिक प्रश्न होंगे वह उस संप्रदाय के सदस्यों के द्वारा ही निर्धारित किए जाए और भारतीय रियासतों को यह छूट होनी चाहिए कि वे संघ में चाहे सम्मिलित हो, चाहे अपने आप को स्वतंत्र रख सकें। कोई भी अगर भारतीय रियासत चाहे तो स्वतंत्र रह सकता है, चाहे तो किसी के साथ विलय हो सकता है। ये उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रांत आपस में मिलजुल कर गुट बना सकते हैं। प्रांत जो है वो आपस में मिलजुल कर गुट बना सकते हैं। और योजना में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्वाचन
का तरीका भी बताया गया। संविधान सभा को 3 भागों में बांटा भी गया, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। और उस आंतरिक जो सरकार गठन किया जाए उसमें भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनका भी समर्थन प्राप्त हो। संविधान सभा ब्रिटेन से एक संधि करेगी। कैबिनेट मिशन के सुझावों को भारत ने सहिदे स्वीकार कर लिया। मिशन के सुझाव के परिणाम स्वरूप जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। स्वीकार करने के बाद जो निर्वाचन हुआ वो कब होता है? वह जुलाई 1946 में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन संविधान सभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहां से शुरू होती है। अब हम लोग की पॉइंट को लिखेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जैसे इसके जो आंकड़े हैं वो आपको हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, इसलिए आप सभी साथी जो लोग इस वीडियो में बने हुए हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम कैसे करेंगे? जैसे कुछ जो आंकड़े हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, बिना स्पेस दिए आप लोग को सर्च करना है दुर्गेश सर, DURGESH, वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं और आगे अध्ययन अध्यापन का भी कार्य करते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि संविधान का निर्माण कैसे हो रहा है, क्योंकि कैबिनेट मिशन बन जाती है और कैबिनेट मिशन के तहत एक आंतरिक सरकार भी बनने की तैयारी शुरू हो जाती है अप्रत्यक्ष रूप से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान का गठन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हेडिंग बनाइएगा संविधान सभा का गठन। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, संविधान सभा का गठन। इसमें हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़नी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है? जैसे भारतीय संविधान, लिखिएगा, हेडिंग बनेगा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया। संविधान सभा में प्रांतों से प्रति 10,000 की जनसंख्या से, प्रति 10,000 की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि का निर्धारण किया गया। माने जो संविधान सभा में प्रतिनिधि जाएंगे, प्रांतों से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। मतलब 1 मिलियन, आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन पर एक सदस्य संविधान सभा में। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। कितने कुल सदस्य अगर देखना चाहें तो कहें आप, तो मैं इसको इरेज करता हुआ चलूं, ये आपका हो गया हो तो मैं इसे इरेज कर दूं। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए इसके बारे में अब हम लोग और जान लेते हैं थोड़ी बातें। हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा जो कुल सदस्य थे निर्धारित किए गए थे, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कुल सदस्य 389 निर्धारित किए गए थे। अगर प्रांतों से पूछा जाए कि प्रांतों से कितने थे, तो बताइए कोई जल्दी से कि प्रांतों से कितने थे? कितने लोगों को पता है प्रांतों से कितने थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। प्रांतों से 289 सदस्य थे, 292 तक 292 सदस्य थे। प्रांतों से कुल 292 सदस्य। इसके बाद देशी रियासतों से थे। इसके बाद जो देशी रियासत थी, देशी रियासत से कितने थे? कमेंट करिए, बताइए कितने थे? 93। अन्य सदस्य अगर देखा जाए तो अन्य सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से अन्य सदस्य थे, अन्य
चार, ये कमिश्नरी जो क्षेत्र थी वहां से अन्य 4 सदस्य थे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा 3 2 5 4 9, टोटल जो हमारा है फिर 389 ही आए कुल। ठीक है, तो अंतोगत तो हमें जो समझना था वो आप लोगों ने समझ लिया। मतलब संविधान सभा के जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में कुल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, किसी को पता है? अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या और महिला सदस्य कितनी थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए आप लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, अगर इसमें ये देखा जाए कि अनुसूचित जनजाति कितना, एक अनुसूचित जाति होता है, अनुसूचित जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसमें अगर ये पूछा जाए अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य थे और महिला सदस्य कितनी थी? यह आपके लिए एक बड़ा प्रश्न है, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जो महिला सदस्य थी वो कितनी थी। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या सभी ने लगभग सही बताया 15, मतलब जितने लोगों ने संख्या 15 बताया उन सभी के जवाब सही थे। मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग जो थी वो संविधान सभा का बहिष्कार कर देती है और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करती है। और क्या करती है? पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग करती है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न था वो आप लोग के सामने हमने लिख दिया। अब हमने इसके आधार पर कुछ और चीजें हम आपको लिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो परीक्षा में एक की पॉइंट होता है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो हमें आपको जानना है। अगर पूछा जाए कि संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, मैं एक की पॉइंट बनाकर लिख दे रहा हूं। इसके आधार पर पहले संप्रदाय के आधार, बहुत इंपॉर्टेंट है संप्रदाय, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संप्रदाय के आधार पर। दिखाई दे रहा है आप लोग कि नहीं? संप्रदाय के आधार पर सामान्य, मुस्लिम, सिख, सबसे ज्यादा किससे थे? सामान्य, उसके बाद मुस्लिम, फिर सिख, उसके बाद मुस्लिम थे, फिर क्या थे? सामान्य से सबसे ज्यादा सदस्य 213 थे। कितने थे? 213 सदस्य थे। मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17। और अगर ये पूछा जाए सिख कितने थे तो 4। ये था संप्रदाय के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा। अगर वर्गों का प्रतिनिधित्व देखा जाए कि विभिन्न वर्गों का, वर्ग के आधार पर, अगर पूछ लिया जाए वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, तो यहां पर हमने अनुसूचित जाति लिख ही दिया था। तो यहां पर अगर अनुसूचित जाति पूछा जाए, मतलब अगर एससी, एससी की सदस्य संख्या कितनी थी? 26। कितनी थी? 26। एसटी की संख्या कितनी थी? 33। महिला कितनी थी? यहां से इसको हटा ही दे रहे हैं, जब यहां लिख ही दे रहे हैं। महिला की संख्या 15, मतलब अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जनजाति 33, महिला 15। अगर हम चुनाव परिणाम देखें, चुनाव परिणाम देखा जाए किसे कितना कितना मिला, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन लेना है ना। हम देखेंगे चुनाव परिणाम।
मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन आप लोग साफ साफ लिखिएगा। अगर हम चुनाव परिणाम की बात करें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिलता है। कितने सीट बताइएगा कांग्रेस को? सभी लोग लिख लीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। कांग्रेस, कांग्रेस के बाद मुस्लिम, फिर निर्दल, मुस्लिम लीग, फिर निर्दल। सबसे ज्यादा कांग्रेस को 208 मिलता है। कितना? 208। मुस्लिम लीग को 73 और निर्दल को 8। तो ये था जो हमारा ओवरऑल, ये संविधान सभा के वो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप 1 नंबर में ऐसे प्रश्नों का जवाब प्रायः गलत कर देते हैं। जी हाँ, ये देश हित में राष्ट्रहित में आप सभी के लिए क्लासेस चल रही हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप मेरे द्वारा निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना बेहतर देंगे। जी हाँ, अब हम इसके आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो संविधान सभा की सभी समितियों में, अब हम लोग संविधान समिति पर लिख लेते हैं, की पॉइंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इन तथ्यों पर बात करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं जरा कमेंट करें। बताइए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। हेडिंग बनिएगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां। जी हाँ, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा ये संविधान सभा की समितियां, अच्छा ये आगे है, चलिए लिख लीजिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। ऊपर नीचे हो गया क्या? रुक जाइएगा, हेडिंग काट दीजिएगा, काट दीजिए। पहले हम लोगों ने क्या लिखा? संविधान का गठन। गठन में काम करते हैं, इन 15 महिलाओं के नाम आपको बता देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे 15 महिला में सबसे ज्यादा देखा जाए किस किस प्रदेशों से थे? ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से 5 महिला थी। कौन कौन? सुचिता कृपलानी संविधान सभा में महिला थी, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। ये ऐसी 5 महिलाएं थी जो भारतीय संविधान में उत्तर प्रदेश, जी हां, उत्तर प्रदेश की तरफ से गई थी। कौन कौन? सुचिता कृपलानी, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश से गई थी। मध्य प्रदेश से एक राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रदेश से गई थी। उस समय उसे मध्य प्रांत कहते थे। बिहार से एक सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पश्चिम बंगाल से 3, पश्चिम बंगाल से 3। कौन कौन? रेणुका रे, लीला राय, एनी मस्कराने। 3 महिला पश्चिम बंगाल से। मद्रास से 2, मालती चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से। नहीं 3 थी, मद्रास से 3 थी। मालती चौधरी मद्रास से भी 3, पश्चिम बंगाल और मद्रास से 3 थी। मालती चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन और दक्षानी वेलायुधन। दक्षानी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दक्षानी वेलायुधन, ठीक है, दक्षानी बड़ी की मात्रा है ना। ये 3 मद्रास से थे। मुंबई से 2, दुर्गाबाई देशमुख। दूसरा हंसा जीवनराज मेहता। इस प्रकार हमने ये देखा कि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल,
विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, 5 महिलाएं थी। उसके बाद मद्रास से 3, दक्षायनी वेलायुधन, अम्मुन स्वामीनाथन, मालती चौधरी। मुंबई से 2, हंसा जीवन राज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। मध्य प्रदेश से राजकुमारी अमृत कौर, बिहार से सरोजिनी नायडू, पश्चिम बंगाल से 3, रेणुका रे, एनी मस्कराने, लीला रे। अब हम आगे चलते हैं, अगली हेडिंग बनाते हैं। अगली हेडिंग जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब अगला हेडिंग जो हमारे और आपके लिए है वो संविधान निर्माण का जो गठन है, उस गठन के बाद संविधान निर्माण का समय। तो सबसे पहले हेडिंग एक दिमाग हम लोग लगा लेते हैं कि भारत का जब विभाजन होता है, लिखिएगा हेडिंग पॉइंट बना के लिखिएगा, भारत के विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान ऐसे लिखिएगा, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। तब उसके कुल 299 सदस्य थे, जिसमें से 70 रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब आपको यहां पर क्रम लिखवाते चल रहे हैं। संविधान का जो निर्माण का समय था, हेडिंग में नहीं आएगा संविधान के निर्माण का समय। सभी लोग लिखते चलिएगा कि संविधान के जो निर्माण का समय कैसे था। संविधान के निर्माण का समय लिखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक, यहां पर लिखेंगे संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक। आपको पता है प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बारे में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा मैं यहां पे लिख पाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा। संविधान सभा की बैठकों में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली के काउंसिल चैंबर के पुस्तकालय भवन में, नई दिल्ली के काउंसिल चैंबर के पुस्तकालय में हुई थी। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, अगर संविधान सभा का अधिवेशन पूछेगा तब क्या कहेंगे? 2 प्रश्न यहां से बनता है, संविधान सभा की बैठक और पहला अधिवेशन। तो कोई बता सकता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? उसके भी लिख लेते हैं, संविधान सभा का पहला अधिवेशन, यहां पर लिख दे रहे हैं हम, संविधान सभा का अधिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे प्रथम अधिवेशन पूछ दिया जाए, प्रथम अधिवेशन, तो दिसंबर 1946, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिसंबर 1946 में रट लीजिएगा अगर आपको भी सरकारी नौकरी करनी है तो। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से शुरू हुआ था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से शुरू हुआ था। फिर हम यहां पे वापस आते हैं कि संविधान सभा की जो बैठक थी 9 दिसंबर 1946 की बैठक होनी थी, लेकिन वहां पर मुस्लिम लीग अलग संविधान की मांग करने पर तुला था और यह बैठक नहीं हो पाती है। इस वजह से बैठक 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद होगी तो क्या तारीख को होगी? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरा, अगर हम देखा जाए तो जो दूसरा बैठक था वो कब होता है? 11 दिसंबर 1946। यहीं से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। यहीं से भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जी हां,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहीं से अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और वह संविधान के पूरे बनने तक, संविधान के लागू होने तक वो भारतीय संविधान सभा के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। वो भारतीय संविधान के तब तक अध्यक्ष रहते हैं, बनने से लेकर उसके लागू होने तक के अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। उसके बाद क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को लाइव देख रहा है जो ये बता दे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन चुना गया? अध्यक्ष सबको पता है, उपाध्यक्ष कौन था? जाइएगा बताइएगा। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे और H.C. बनर्जी, जी हां, H.C. बनर्जी को भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, जबकि बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लिखना चाहे लिख लीजिएगा। उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 स्वीकार किया गया। स्वीकारा गया कब? आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की समझता, जो ये प्रस्ताव था, इसके सामाजिक राजनीतिक, तो ये पूरा आपको भी याद करना होगा। इसको कौन प्रस्तुत करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946। लेकिन इसे स्वीकारा कब जाता है? 22 जनवरी 1947। अब संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। अब लिखिएगा संविधान सभा के वाचन। अगर आप कहें तो मैं इसको मिटा दूं, इरेज कर दूं, तब हम लोग इधर पे भी कुछ वर्क कर लें। अगर आप लोग लिख लिए हो, अगर आपने नोट्स बना लिया हो, तो हम इसको इरेज कर दें और यहां पर लिख दें संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। बताइए, लिख दें संविधान सभा के 3 वाचन। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हो गया? अच्छा, यहां पे 2 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे यहां पे सिन्हा जी, यहां पे राजेंद्र प्रसाद, समझने में आसानी रहेगी आप लोगों की है क्या चीज वास्तव में। चलिए, मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं इस टॉपिक को पूरा। अब इसके बाद गठन पढ़ेंगे, निर्माण प्रक्रिया, समिति, स्रोत और विशेषता, एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन अनबोर्ड जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अनबोर्ड चीजों को, तथ्यों को पढ़ना चाहिए। चलिए, अब हम लोग को जो हेडिंग डालना है, संविधान सभा का वाचन, संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा के वाचन। अब इसके 3 वाचन थे। कब? कौन कौन थे? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये 3 वाचन थे। आपको ये बताना है ये तीनों वाचन जो हुए थे ये कब कब हुए थे। यहां से प्रश्न आता है, प्राय लोग गलती कर जाते। पहला जो वाचन हुआ था
4 नवंबर 1948 से। कैसे हुआ था? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक भारतीय संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? प्रथम वाचन हुआ था। अब द्वितीय वाचन जो हुआ था कब हुआ था? ये 15 नवंबर 1948 से। कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन हुआ था। 17 अक्टूबर 1949 तक भारतीय संविधान सभा का दूसरा वाचन। तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से। फिर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26, देखिए भारतीय संविधान कब लिखकर तैयार होता है? 26 नवंबर 1900, बहुत शॉर्ट में था, एक छोटा था, 1949। ठीक है, क्लियर? 14 नवंबर से ये, और ये 15 नवंबर से 49 तक। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो गया संविधान सभा के 3 वाचन जो परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तीनों वाचन रट लीजिएगा। मैं यहां पे दोबारा आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं। ये संविधान सभा का पहला वाचन था, ये संविधान सभा का दूसरा वाचन था, यह संविधान सभा का तीसरा वाचन था। ये आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम में है और उसी के आधार पर हम लोग लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब इसके बाद अब हम लोग को जो हेडिंग बनाना है, संविधान सभा की समितियां, कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, संविधान सभा की समितियां, हेडिंग बनाइएगा। आपको भी तो सरकारी नौकरी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आराम आराम से पढ़ते हैं। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो रेस के घोड़े हैं। संविधान सभा के निर्माण की समितियां, या सीधे सीधे हेडिंग बनेगा संविधान सभा की समितियां। हेडिंग, अगली हेडिंग है संविधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में फिक्स आता है, संविधान सभा की समितियां। ठीक है, संविधान सभा की समितियां। थोड़ा पानी व्यवस्था करिए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया, लेकिन इसमें 8 बड़ी तथा अन्य छोटी समिति, 8 बड़ी समितियां थी। आइए उन समितियों को हम लिखते चलते हैं और आप भी नोट डाउन करिएगा। ठीक है, मैं बोलता चल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा। सबसे पहली समिति जो आप लोग को पता है, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, प्रारूप समिति। जी हां, हेडिंग बनाइएगा प्रारूप समिति। एक तरफ लिखिएगा समिति और एक तरफ लिखिएगा उसके अध्यक्ष। समिति अध्यक्ष ऐसे लिखिएगा, मैं बता दे रहा हूं। समिति एक तरफ लिखिएगा, दूसरी तरफ समिति के अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। एक ऐसे लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा समिति, एक तरफ लिखिएगा समिति, दूसरी तरफ आप लिखिएगा ऐसे अध्यक्ष। इस लाइन में आप समिति लिखते चलिएगा, इस लाइन में आप अध्यक्ष लिखते चलिएगा, क्योंकि आपका नोट्स भी प्रॉपर वे में बनता जाए ना। अब देखिए, पहला आपने लिखा प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद 8 प्रमुख लिखवा रहा हूं पहले। उसके बाद अगला था प्रांतीय संविधान समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे।
इसके अलावा भी अगला लिखिएगा परामर्शदाता समिति। परामर्शदाता समिति, परामर्शदाता समिति, कोष्टक में लिखिएगा मौलिक अधिकारों के सलाह के लिए, मौलिक अधिकारों के सलाह के लिए या मौलिक अधिकारों के लिए, बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार के लिए, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए। परामर्शदाता समिति में 3 होगा, कौन कौन? पहला होगा मौलिक अधिकारों के लिए, दूसरा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, तीसरा अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए। यह परामर्शदाता में आएगा। इसमें इसका होगा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका भी अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब मौलिक अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के लिए वल्लभ भाई पटेल जी, परामर्शदाता समिति के वल्लभ भाई पटेल जी, और उधर प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी। अब संघीय संविधान समिति, अगला लिखिएगा संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां, अगला संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला लिखिएगा राष्ट्र ध्वज संबंधी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला राज्यों हेतु समिति। राज्यों हेतु समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8 हो गए? जरा बताइए, जो लिख रहे थे 8 समितियां हो गए? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 8 समितियां हो गए। जो लोग देख रहे हैं जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या यहां पर आपके 8 समितियां हो गए। फटाफट कमेंट करिएगा ताकि हम भी देख ले भैया आपके साथ साथ। सभी लोग फटाफट कमेंट करके खाली इतना बताएं कि 8 समितियां हो गए आपके। ठीक है, हाँ या ना बताइए यार आप लोग। 8 समितियां हो गए ना? चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा ये बड़ी समितियां थी, यहां पे ये बड़ी समितियां। एक हेडिंग बनाइएगा प्रारूप समिति। एक हेडिंग बनाइएगा प्रारूप समिति। जरा क्रम से लिखिएगा। प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य लिखिएगा। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसलिए यह जानना आपके लिए जरूरी है। हेडिंग बनाइएगा प्रारूप समिति। छोटी सी हेडिंग बनाइएगा, मैं बता दे रहा हूं। हेडिंग छोटी सी बनाना है आपको। प्रारूप समिति, बहुत ही छोटा हेडिंग है आपको। प्रारूप, ध्यान से लिख लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। प्रारूप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति, इसमें देखिएगा क्रम से लिखिएगा, पहला दूसरा से लिखते चलिएगा। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष। कोष्टक में लिखिएगा अध्यक्ष। दूसरा गोपाल स्वामी आंगकर। गोपाल स्वामी आंगकर। तीसरा डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी। क्या हुआ जी? 3 हुआ ना? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सैयद मोहम्मद शादुल्ला। सैयद मोहम्मद शादुल्ला। ये हो गए 5। टोटल कितने हो गए आपके? 5 सदस्य हो गए, लेकिन कुल सदस्य थे 7।
कुल सदस्य थे 7। अब 7 कौन कौन है लिखिएगा। बीएल राव, बीएल राव की जगह कौन आते हैं, एन माधवराव। लिखिएगा बीएल राव, कोष्टक में लिखिएगा के स्थान पर माधवराव, माने ऐसे सीधे मतलब जो माधवराव थे वो बीएल के स्थान पर आए थे। और डीपी खेतान 1948 में मृत्यु हो जाती है, उनके स्थान पर टीटी कृष्णा मचारी किसके स्थान पर आते हैं, ये खेतान की मृत्यु पे 1948 में खेतान की मृत्यु पर टीटी कृष्णा मचारी आते हैं। मतलब प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्य में अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगार थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ये 5 लोग थे। एन माधवराव जो बीएल के स्थान पर आए थे। फिर डीपी खेतान थे, इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 पे, उनके स्थान पर टीटी कृष्णा मचारी आते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। क्या यहां तक किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, ठीक है। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल वाल तो नहीं है ना। चलिए अब हम लोग इसके अलावा थोड़ा सा बढ़ाकर पढ़ लेते हैं ताकि आपके जो परीक्षा में है एक भी प्रश्न 1 मिनट में देख लेता हूं कि कुछ छूटा तो नहीं है। देखिए मैं कुछ समितियां आपको नोट्स जो ई लर्निंग विद दुर्गेश का प्राप्त करेंगे वहां पे कुछ समितियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स है, इसमें कुछ छूटा हुआ हो, जैसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार की उप समिति कौन थी, जेबी के प्लानी की थी। अच्छा ये बताइए सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, तो मूल अधिकार की समिति थी, ठीक है। मूल अधिकार की समिति सबसे बड़ी थी। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अभी बाद में मैं आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगा या टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश अगर आपके पास नोट्स होगा तो नोट्स में आपको मिल जाएगा। मतलब कैसे, देखिए नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा ये निःशुल्क क्लास चल रही है। नोट्स यहाँ पे देख लेंगे तो जो समितियां छुट्टी हैं वह वहां पे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो आपको क्लियर कर दे। जैसे झंडा समिति को लेकर विवाद है कि जेबी कृपलानी है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यहां पर जो कंफ्यूजन है वो आगे मैं आपको यहां पे दूर कर दूंगा, आगे चलकर यहां पे नहीं आगे। चलिए अब यहां से हमने जो देखा, जो हम लोगों ने पढ़ा, वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछेगा, कुछ टॉपिक आप लिख लेते हैं हमारे साथ मिलकर। जैसे संविधान सभा की विभिन्न समितियों ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की, अनेक मुद्दों पर क्या की, चर्चा की, और चर्चा करने के बाद प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 को संविधान का प्रथम प्रारूप दिया। अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा का पहला प्रारूप कब जारी किया गया तो जरा बताइए कमेंट करके। संविधान सभा का पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को, जी हां 21 फरवरी 1948 को पहला प्रारूप जारी किया गया। पहला प्रारूप जारी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा का पहला प्रारूप जारी किया गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किए। कब अंतिम प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया? अंतिम प्रारूप लिख लीजिएगा 4 नवंबर 1949 को अंतिम प्रारूप पेश हुआ। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा की पहली बैठक तो लिख लिया, अब हम लोग लिखेंगे संविधान सभा का अंतिम बैठक। तो जरा बताइए, कोई कमेंट करके बताए कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। तो लिखिएगा संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का
अंतिम बैठक हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और संविधान सभा द्वारा इसी दिन 24 जनवरी को भारतीय संविधान के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हें निर्वाचित किया गया था, चयनित किया गया था, घोषित किया गया था, तो जी हां, घोषित किया गया था। किसके द्वारा चुना गया था? किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। कई तारीख को? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। यह रट लीजिएगा, यह आपकी परीक्षा में 1 नंबर का फिक्स आता है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान लागू कब होता है? 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। आइए कुछ की पॉइंट हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? संविधान सभा के अगर अन्य कार्य पूछा जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। इसका डिजाइन किसने किया था? पिंगाली बकाया ने किया था। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह राष्ट्रगान को यहां पर अपनाया गया था। और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई थी? 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता। संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को 1950 भारत गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र हुआ था माने पूर्ण संविधान लागू हुआ था। पूर्ण संविधान, इसी दिन पूर्ण संविधान लागू हुआ था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब यहां से क्लास समाप्त हो रही है, लेकिन कुछ पॉइंट आप लोग को मैं बता दूं, उसके बाद आज के संविधान समाप्त। इसमें से भी कुछ ऐसे की पॉइंट हैं जो आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगा। आप लोगों ने अगर क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको बहुत सारे इसका लाभ मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा ये 22 जुलाई को अपनाया गया था। 2 बातें हैं, झंडा के बारे में मैंने ऊपर भी बता दिया था, यहां पे मैंने कुछ चीजें बता दिया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। वैसे इसकी नोट्स में हम प्रयास करेंगे और चीजें आपको देने का। एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे जो संविधान सभा में जो आंतरिक कैबिनेट बना था 2 सितंबर 1946 को, जो आंतरिक कैबिनेट थी, आंतरिक कैबिनेट, वो हम नोट्स में उपलब्ध करा देंगे। जैसे आंतरिक कैबिनेट कब बना था? 2 सितंबर 1946 को आंतरिक कैबिनेट, जो आंतरिक कैबिनेट थी, आंतरिक कैबिनेट कब आई थी? 2 सितंबर 1946 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू को मंत्रिमंडल का प्रमुख, एक तरह से प्रधानमंत्री कह सकते हैं, विदेशी तथा राष्ट्रमंडल विभाग मिला था। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला था।
बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। जान मथाई उद्योग आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैसा था? ये स्वतंत्र भारत का आंतरिक मंत्रिमंडल था, जो परीक्षा बार बार पूछा जाए। लियाकत अली को वित्त मिला था। जगजीवन राम को श्रम मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएच भाभा को खान एवं ऊर्जा मंत्रालय मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय। अब्दुल रफ निस्तार, उन्हें हम नस्तर कहते हैं, इन्हें डाक अर्थात संचार विभाग मिला था, डाक और वायु मिलाकर। और साथ ही साथ आई चुंदीगढ़ को वाणिज्य मिला था। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कौन था पता है? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो जो शिक्षा जो था, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, उसमें शिक्षा मंत्रालय जो मिलता है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मिलता है। खाद्य और कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है। प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय राष्ट्रमंडल ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलता है। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल होता उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय मिलता है, जबकि आंतरिक कैबिनेट वाला जो था उसमें सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय मिलता है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। कल हम लोग एक छोटा सा लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर में बहुत लंबा नहीं, उसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि जो संवैधानिक स्रोत थे वो किन किन देशों से अडॉप्ट किए गए थे। वैसे मैं आज ही खत्म कर देता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको सीरीज थोड़ी सी 5 मिनट का है, अगर आप चाहें तो हम आपको पूरा खत्म कर दें। आपको मैं केवल लिखवाता चलूंगा, उसी के साथ आज की सीरीज पूरा समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, उसी के साथ आज की सीरीज समाप्त हो जाएगी। लिखिएगा भारतीय संविधान के स्रोत, जल्दी से लिखिए, मैं पानी पी लेता हूं। भारतीय संविधान के स्रोत, हेडिंग बनिएगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी से लिखिएगा, कि आखिरी पॉइंट है। इसी के साथ आज संविधान सभा समाप्त हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग। अगर आपको बेहतर लगे आज की क्लास, अपने 10 साथियों को जरूर बताइएगा। अपने 10 साथियों को क्लास के बारे में बताइएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे बेहतर अगर आपको कहीं मिल जाए तो फिर आप ये भी बताइएगा। चलिए, भारत के संविधान विश्व के विभिन्न देशों के संविधान द्वारा भारत का संविधान मिलकर बना है। तो भारतीय संविधान सबसे ज्यादा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 का लिया गया है। एक तरह से अगर हम कहें तो सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ, या तो सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ कहां से लिया गया है? मैंने आपको बताया ना कहां से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से 75% से ज्यादा हिस्सा सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ लिया गया। तो 2 कॉलम बनेगा, एक तरफ लिखिएगा स्रोत, एक तरफ लिखिएगा प्रावधान। लिखिएगा एक तरफ संवैधानिक स्रोत, एक तरफ प्रावधान। ठीक है, पहला लिखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935। पहली हेडिंग बनेगा भारत शासन अधिनियम 1935। यहां से क्या क्या लिया गया था? न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, संघात्मक व्यवस्था, राजनीति की आधारभूत संरचना, भारत शासन अधिनियम, उसके बाद आदि। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले थे। अब अगला, अमेरिका का संविधान। स्रोत में लिखेगा अमेरिका का संविधान। यहां से क्या क्या लिया गया था? यहां से कुछ ज्यादा चीजें ली गई जो परीक्षा में पूछा जाता है। यहां से लिया गया था संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे जुडिशरी रिव्यू कहते हैं, साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, आगे पढ़ेंगे हम 661,
चिंता ना करिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर, मौलिक अधिकार पता है ना, मौलिक अधिकार, संविधान सर्वोच्चता है, महाभियोग है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा में पदेन सभापति और राज्यसभा में पदेन सभापति, राज्यसभा में पदेन सभापति, ये हो गया। चलिए अब लिखिएगा ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान, हेडिंग बनिएगा ब्रिटिश संविधान। पहला, द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था, विधि का शासन, द्विसदनी व्यवस्था, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध। पूर्व, अगला लिखिएगा पूर्व सोवियत संघ का संविधान, पूर्व सोवियत संघ का संविधान, उसमें लिखिएगा प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, जैसे था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, आपने पढ़ा होगा ना, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतांत्रिक समझते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो जो ये प्रस्तावना में न्याय का आदर्श है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये आता मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये कब सम्मिलित किया जाता है? आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इससे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 1976 के द्वारा भारत में लाया जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। अब लिखिएगा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जापान के संविधान से, अगला स्रोत, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। अब अगला ऑस्ट्रेलिया का संविधान, अगला बनाइएगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान, अगला ऑस्ट्रेलिया का संविधान। केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध, प्रस्तावना की भाषा, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार कानून को वरीयता दी जाएगी। माने 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के संबंध, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, क्लियर। अब लिखिएगा आप लोग कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, सरकार की संघीय व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था। अगला
केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां। अब लिखिएगा आयरलैंड के संविधान, अब लिखिएगा आयरलैंड का संविधान, स्रोत में लिखिएगा आयरलैंड का संविधान। इसमें से सबसे पहले जो लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस भाग में है। अनुच्छेद मैंने बता दिया 36 से 51। अगला लिखिएगा इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचन की पद्धति। ठीक, तो मुझे लगता है कंप्लीट हो गया आपका विधि के स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, जापान। तो इस प्रकार एक छोटा सा टॉपिक हम और है आपको बता दें, इसी के साथ आज का सेशन खत्म हो जाएगा। एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। यह आपके कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। देखिए भारतीय संविधान में क्या है, हमने देखा कि विभिन्न देशों के संविधान स्रोत लिए गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण थे। संसदीय संप्रभुता, हेडिंग बना के लिखिएगा कि भारतीय संविधान की विशेषता। पहला लिखिएगा विभिन्न देशों के संवैधानिक स्रोत, संसदीय संप्रभुता, एकल नागरिकता, निर्वाचन अधिकार, लिखित एवं विशाल संविधान, लिखित संविधान है, विशाल संविधान है, भारत का सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का, कठोर एवं लचीलापन का समावेशन, कठोर एवं लचीलापन का समावेशन, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य, आपातकालीन प्रावधान आदि। तो ये था भारतीय संविधान के वे प्रमुख स्रोत जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो। भारत सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक छोटा सवाल हमारा आपसे है, दुनिया का अलिखित संविधान किस देश का है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देना है। भारत दुनिया में किस देश का लिखित संविधान सबसे छोटा है? दूसरा सवाल, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे पहला लिखित संविधान आया था? ये सभी का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप नहीं देंगे तो बाद में वीडियो खत्म होने के बाद हमारे टीवी द्वारा ई लर्निंग विद दुर्गेश, जहां पे गेस्ट के रूप में मैं पढ़ा रहा हूं, उनके माध्यम से आपको इन प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में उपलब्ध होगा। यह वीडियो का उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना था। वीडियो बड़ा था लेकिन आपके सिलेक्शन से बड़ा नहीं था। आज हमने हर उस टॉपिक को, हर उस तथ्यों को पूरा तरह निचोड़ दिया जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ नोट्स है ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर उपलब्ध है। टेलीग्राम कैसे जुड़ेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़िएगा, वरना टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, ई बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और किसी भी समस्या के लिए ऑनलाइन क्लास से नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। मैं जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए लगातार निःशुल्क क्लासें लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बेहतर लगा होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या